गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम है सुमित रिंगवाल और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी का जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है, उसका जो पहली यूनिट है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी, उसको डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर के टॉपिक डिस्कस करूंगा, जिनमें से हो गया ड्यूअल नेचर ऑफ मेटल, डी ब्रोगाली इक्वेशन हो गया, आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गया, हुंड रूल हो गया, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया, क्वांटम नंबर हो गया, शेप ऑफ द ऑर्बिटल हो गया। इन सब टॉपिकों को डिस्कस करने वाला हूं। तो ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप इस वीडियो को बाकी लोगों तक भी, आपके जो आसपास आपके जानने वाले जो दोस्त हैं उन तक भेजिए और बाकी लोगों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, अब हम अपने वीडियो पे आते हैं। तो जो पहला टॉपिक है वो है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। जो मैटर है, द्रव्य है, उसकी द्वैतीय प्रकृति के बारे में ये था। तो सबसे पहली बात इस पे आते हैं। आइंस्टीन हैज सजेस्टेड दैट द लाइट कैन बिहेव एज वेव एज वेल एज पार्टिकल, सो इट हैज़ ड्यूअल नेचर। आइंस्टीन ने बताया था कि जो लाइट होती है वो एक वेव यानी तरंग की तरह और एक पार्टिकल यानी कण, दोनों की तरह काम कर सकती है, या उनमें दोनों तरीके के क्या होते हैं, नेचर होते हैं, दोनों तरीके के गुण होते हैं। तो आइंस्टीन ने बताया कि भाई जो लाइट होती है उसमें आपके वेव और पार्टिकल दोनों ही नेचर होते हैं। लेकिन इसी बात को रेफरेंस लेते हुए 1924 में डी ब्रिगोली ने बताया कि जस्ट लाइक ए लाइट all the microscopic materials, particles such as electron, proton, एटम, मॉलिक्यूल ऑल्सो शो ड्यूअल नेचर। आइंस्टीन ने अपनी बात किसके लिए बताई थी? लाइट के लिए बताई थी कि लाइट में ड्यूअल नेचर होता है। लेकिन डी ब्रिगोली ने उसी बात को क्या कहा कि जितने माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मतलब जो बहुत छोटे पार्टिकल हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम हो गया, मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल हो गए, वो सब क्या करते हैं? ड्यूअल नेचर या द्वैतीय प्रकृति क्या करते हैं? शो करते हैं। तो इसका मतलब हो गया है दिस मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन विच हैज़ रिगार्डेड एज ए पार्टिकल बिहेव एज ए वेव। इसका मतलब ये हुआ कि भाई कि आपका जो इलेक्ट्रॉन, जिसको पहले पार्टिकल माना जाता था, वो एक वेव की तरह भी काम कर सकता है। तो डी ब्रिगोली ने अपनी बात को इस तरीके से कहा, ऑल मटेरियल पार्टिकल्स इन ए मोशन प्रोसेस अ वेव कैरेक्टर। कोई भी मटेरियल पार्टिकल जो अगर वो मोशन में होगा तो वो वेव कैरेक्टर शो करेगा। कोई भी पार्टिकल जो मोशन में होगा वो वेव कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है। और डी ब्रिगोली के अनुसार अकॉर्डिंग टू द डी ब्रिगोली, द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद v वेलोसिटी। डी ब्रिगोली के इक्वेशन, अगर हमको वेवलेंथ निकालनी होगी किसी पार्टिकल का जिसका मास m है और जिसकी वेलोसिटी v है, तो उनके लिए उन्होंने एक रिलेशन दिया, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mb, जहाँ पे लैम्डा आपका वेवलेंथ है उस पार्टिकल की, h आपका प्लैंक कांस्टेंट है, m मास ऑफ पार्टिकल का है और v उसकी वेलोसिटी है। तो h इज इक्वल टू h अपॉन एम बी, या हम इसको इसी तरीके से भी लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन पी। अब p क्या है? आपका मोमेंटम है। तो अगर आपको इस बात का जस्टिफिकेशन देना होगा, ड्यूअल नेचर का जस्टिफिकेशन देना होगा, तो सबसे पहले हम आते हैं पार्टिकल नेचर में। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन शोज पार्टिकल नेचर एज इट हैज़ फिक्स मास, एनर्जी, चार्ज एंड मोमेंटम। भाई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये बताते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक पार्टिकल की तरह काम करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का फिक्स मास होता है, उसकी एनर्जी फिक्स होती है, उसका चार्ज फिक्स होता है और उसका मोमेंटम फिक्स होता है। इसी तरीके से वेव नेचर जो था वो उसे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड किया गया था डेविसन एंड जर्मर के एक्सपेरिमेंट द्वारा। और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये अभी इस पे बात करना ज़रूरी नहीं है। अब जो दूसरी टॉपिक है हमारे पास वो है डी ब्रिगोली इक्वेशन, डी ब्रिगोली समीकरण। तो डी ब्रिगोली ने क्या कहा कि भाई मैक्स प्लैंक ने जो बात कही और आइंस्टीन ने जो बात कही, उन दोनों बातों को उन्होंने समराइज किया। तो प्लैंक के अनुसार जो एनर्जी होती है किसी फोटोन की, वो कितनी होती है? E इज इक्वल टू एच म्यू, जो इक्वेशन
इक्वेशन नंबर 1 है मेरी। और आइंस्टीन ने कहा कि एनर्जी जो होती है E इज इक्वल टू mc², ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर मैं, क्योंकि ये दोनों एनर्जी की इक्वेशन है, तो मैं दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 और 2। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ h म्यू इज इक्वल टू mc², और म्यू की जगह पे मैं म्यू, क्योंकि म्यू होता है आपका c/λ, तो μc/λ, तो जो म्यू है यहाँ पे, ये म्यू है, इस म्यू की जगह पे मैं c/λ रख सकता हूँ, और इज इक्वल टू mc², और c से c कट गया तो h/λ इज इक्वल टू mc, या लैम्डा इज इक्वल टू h/mc, लैम्डा इज इक्वल टू h/mc। तो इसी को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो लैम्डा जो होता है वो h/mc या mc, मतलब यहाँ पे क्या है, c आपकी स्पीड है या वेलोसिटी इसको कह लीजिए, तो लैम्डा इज इक्वल टू h/p, p क्या है आपका मोमेंटम। तो जो वेव लेंथ होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसकी, मोमेंटम के। ये किसने कहा आपका, ये किसने कहा, ये हो गया है आपका ये आपका हो गया क्या, डी ब्रोगली इक्वेशन। अब आते हैं हम तीसरा जो टॉपिक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग ने 1927 में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया। इन्होंने क्या किया, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। उन्होंने कहा कि भाई कि कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, कोई छोटा पार्टिकल है, उसकी पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ कैलकुलेट करना क्या है, एक साथ कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। इसको हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। तो इसमें यहाँ पे होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/4π। मतलब क्या हो गया है, डेल्टा एक्स क्या है यहाँ पे, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इज ये है ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/4π। अगर आप अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू किसके होगा, h/4π के। तो यहाँ पे देखिए, अगर डेल्टा एक्स आपका स्मॉल है तो द पार्टिकल मेजर एक्यूरेटली, अगर आपके पास डेल्टा एक्स स्मॉल है तो डेल्टा पी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब क्या हो गया कि अगर आपने पोजीशन को अच्छे से कैलकुलेट किया है तो आप मोमेंटम में को नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, और अगर आपने मोमेंटम को एक्यूरेटली कैलकुलेट किया है तो आप पोजीशन को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक फाइनल स्टेटमेंट आता है, द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी साइमल्टेनियसली नोन विथ एक्यूरेसी। मतलब पोजीशन और वेलोसिटी को आप एक साथ नहीं निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में। तो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है कि सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लेड टू ए कॉन्सेप्ट ऑफ मोस्ट प्रोबेबल रीजन। जब हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया तो मोस्ट प्रोबेबल रीजन के बारे में पता चला। ये अप्रोच क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच वी कैन से दैट सिंपली दैट द इलेक्ट्रॉन एग्जिट इन ए पर्टिकुलर पॉइंट, इलेक्ट्रॉन exit at a particular point, but we take about the certain region in a space around the nucleus when it is probability of finding electron is maximum। जब आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको वहाँ से एक चीज़ पता चलेगी कि भाई कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स पॉइंट पे नहीं होता है, बल्कि वो उसकी एक प्रोबेबिलिटी होती है कि वो किसी रीजन में पाया जाएगा। तो वो जो रीजन होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। तो ऑर्बिटल में बी डिफाइन एज ए रीजन इन ए स्पेस अराउंड द स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना मैक्सिमम होती है हम उसको क्या कहते हैं, हम ऑर्बिटल कहते हैं। ये आपका ऑर्बिटल है जिसको मैंने इससे दिखाया, ये ऑर्बिटल है जबकि ये ऑर्बिट है। ऑर्बिटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, जबकि ऑर्बिट क्या होता है, एक सर्कुलर पाथ होता है, एक सर्कुलर पाथ होता है जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, घूमता है। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल में अंतर है। और क्या अंतर है, ऑर्बिट इज ए वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड ए न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। मतलब ऑर्बिट एक ऐसी जगह होती है जहाँ इलेक्ट्रॉन घूमता है, और ऑर्बिटल क्या होता है, एक ऐसी जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। इट रिप्रेजेंट प्लेनर मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन। ये प्लेनर मोशन के बारे में बताता है ऑर्बिट, जबकि ऑर्बिटल प्लेनर इट रिप्रेजेंट 3D मोशन के बारे में बताता है ऑर्बिटल। अब आते हैं हम शेप ऑफ ऑर्बिटल। तो आपके पास चार ऑर्बिटल होते हैं, एस पी डी एफ। एस शार्प, एस का एस स्टैंड फॉर शार्प, पी फॉर प्रिंसिपल, डी फॉर डिफ्यूजन, एफ फॉर फंडामेंटल। एस ऑर्बिटल जो होता है मेरा वो स्पैरिकल होता है, चाहे 1s हो, चाहे 2s हो, चाहे 3s हो, एस का कोई भी ऑर्बिटल हो वो स्पैरिकल होता है। इसी तरीके से पी के 3 एक्स ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो यहाँ पे पी एक्स हो गया है, ये डंबल शेप के होते हैं। एक्स अलोंग के एक्सेस अगर डंबल बना हो गया तो वो पी एक्स, वाई एक्सेस के अलोंग अगर डंबल बना हुआ हो तो वो पी वाई, और पी जेड क्या होगा, जेड एक्सेस के अलोंग अगर कोई क्या बना हुआ हो, को डंबल बना हुआ हो तो वो क्या, पी जेड। एक्स एक्सेस के अलोंग पी एक्स, वाई के अलोंग पी वाई और जेड के अलग से पी जेड। अब आता हूं मैं डी के 5 ऑर्बिटल। डी के 5 ऑर्बिटल कौन से होते हैं? पहला होता है डी एक्स वाई। देखो यहाँ पे दो तरीके से होते हैं ऑर्बिटल, बिटवीन द एक्सेस, ऑन द एक्सेस। तो जो आपका डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, ये जो 3 ऑर्बिटल हैं, 1 2 3, ये जो 3 ऑर्बिटल होते हैं ये बिटवीन द एक्सेस होते हैं। और डी ऑर्बिटल कैसा होता है? डबल डंबल। देखो ये जो है ना, ये एक्स और वाई के रीजन के बीच है, ये वाला लूब, ये वाला। तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स तीनों एक जैसे हैं, वो एक्सेस के बीच में हैं, बिटवीन द एक्सेस हैं। और यहाँ पे आपने कोऑर्डिनेट जो है वो इंटर कन्वर्ट किया है। जबकि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर किस पे होते हैं? ऑन द एक्सेस होते हैं। तो वो ऑन द एक्सेस और बिटवीन द एक्सेस, ये बिटवीन द एक्सेस हैं, जबकि ये आपके ऑन द एक्सेस आपके हैं। अब आता हूँ मैं अगला टॉपिक, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या होते हैं? क्वांटम नंबर एक इंटीग्रल नंबर होते हैं जो आपको इंफॉर्मेशन देते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में इन ए एटम। क्वांटम नंबर कुछ इन नंबर होते हैं, इंटीग्रल नंबर होते हैं जो आपके क्या होते हैं, वो आपको इंफॉर्मेशन देते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। ये पॉजिटिव हो सकते हैं, ये नेगेटिव हो सकते हैं और ये फ्रिक्शनल भी हो सकते हैं। तो पहला जो 4 तरीके के होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर जिसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, तो वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइन द मेन एनर्जी ऑफ ए सेल और ए लेवल इन विच इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो मेन एनर्जी सेल के बारे में क्या बताता है, और ये बताता है कि आपका किस ऑर्बिटल में आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एन की वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है। एन जब 1 होता है उसे के कहते हैं, 2 के लिए एल कहते हैं, 3 के लिए एम कहते हैं, 4 के लिए एन कहते हैं। ये आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर सेट उसके बारे में भी बताता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर सेल इज गिवन बाय 2n स्क्वायर फार्मूला। इसको 2n स्क्वायर फार्मूला से हम देते हैं। जब n के लिए 1 हो तो इसको k कहते हैं। तो k में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, l में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एन में एम में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन और एन में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन आपके हो सकते हैं। इसको किस फॉर्मूले से निकालते हैं? 2n स्क्वायर फॉर्मूले से निकालते हैं। नेक्स्ट है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है ये आपको आपका इलेक्ट्रॉन कौन से सब सेल में प्रेजेंट है उसके बारे में बताता है, और ये एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी बताता है। इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एल की जो वैल्यू होती है वो किस पे निर्भर करती है? आपकी एन पे निर्भर करती है, और एल इज इक्वल टू एन माइनस 1, और जहाँ पे एल की वैल्यू 0 से एन माइनस 1 तक चलती है। जब आपका एन 1 है तो एल की वैल्यू कितनी? 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो एल इज इक्वल टू 0 को हम एस कहते हैं। इसी तरीके से जब एन की वैल्यू 2 होगी तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, 0 और 1, तो 1 को हम P कहते हैं। इसी तरीके से जब L की वैल्यू 0 हो, S L की वैल्यू 1 हो, P L की वैल्यू 2 हो, D और L की वैल्यू 3 हो तो F। तो एंगुलर मोमेंटम हम यहाँ से निकाल सकते हैं, वो होता है h अपॉन 2 पाई अंडर रूट L इंटू L प्लस 1, हम इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है वो बताता है आपका मैग्नेटिक फील्ड में आपका इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर कैसा है, और m की जो वैल्यू होती है वो l पे डिपेंड करती है, और उसके लिए फॉर्मूला है m इज इक्वल टू 2l प्लस 1, और m की वैल्यू आपकी माइनस l से लेके प्लस l तक रेंज करती है। जब n की वैल्यू 1 हो तो l की 0 हो जाएगी, m इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 1 हो जाएगा। तो जब आपका n की वैल्यू
यहाँ ए की वैल्यू आएगी एम की, ए की सब सेल होता है, एन इज इक्वस टू 2, तो एल की वैल्यू ए, एल इज इक्वस टू आपका 3 होना चाहिए। एल की जब एन इज इक्वस टू 2 तो एल इज इक्वस टू 1, क्योंकि एन -1 होता है ना, तो एम की 3 वैल्यू होंगी -1, -1 0 और +1। इसी तरीके से n इज इक्वस टू 3 तो l इज इक्वस टू 2 होगा, m की 5 वैल्यू होंगी +2, +1 0 -1। नेक्स्ट आता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर कहता है इट ऑब्जर्व दैट द इलेक्ट्रॉन इन ये देखिए आप कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ न्यूक्लियस के चारों ओर तरफ नहीं घूमता है, बल्कि वो अपनी एक्सेस पे भी स्पिन करता है। तो क्वांटम नंबर जो इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताता है उसको स्पिन क्वांटम नंबर कहता है। जब s की वैल्यू +½ होती है क्लॉकवाइज, s की वैल्यू -½ एंटी क्लॉकवाइज, और s की वैल्यू होती है h/2π s × s+1। अब आता है हम पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है। अगर किसी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए 3 क्वांटम नंबर अगर सेम है तो चौथा डेफिनेटली अलग होगा। तो नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एटम कैन हैव ए सेम वैल्यू फॉर ऑल द 4 क्वांटम नंबर। इफ द वैल्यू ऑफ 3 क्वांटम नंबर इज सेम देन द फोर्थ विल बी डेफिनेटली डिफरेंट। ये 3d5 और 3d6 के लिए हमने निकाल के दिखाया है। 3d5 के लिए n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 2 होगी, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2, l की आपका +½ आप, और 3d6 के लिए n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2, m की वैल्यू आपकी +2 और s की वैल्यू -2। तो इस तरीके से हम हुंड रूल पे भी कहते हैं, हुंड रूल पे पहुंचते हैं। हुंड रूल कहता है इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल टेक प्लेस इन ए ऑर्बिटल ऑफ ए सेम एनर्जी अंटिल ईच ऑर्बिटल इज सिंगली फिल्ड। पेयरिंग तभी स्टार्ट होगी आपकी जब तक आपके अवेलेबल ऑर्बिटल में सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए।